सदन से निवेदन करूँगा एक बार ताली बजाएं ताकि हमारी मुख्य वक्ता डॉक्टर और मैं सब ज्ञान और प्रेमचंद जी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देता हूँ। माँ शारदे को, माँ गायत्री को शत शत नमन। मुंशी प्रेमचंद के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। सम्माननीय अध्यक्ष द्वय, संस्थापक अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष और सभापति महोदय प्रिय भाई शेखावत जी, संस्था के सचिव महोदय और सभी सम्मानित साहित्यकार, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे साहित्यकारों के बीच हमारे देश के एक मूर्धन्य साहित्यकार की चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। आपने यह जो अवसर उपलब्ध करवाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर चूंकि बात सामने सारे साहित्यकार बैठे हैं तो हमारी छात्राओं ने कुछ साहित्यकारों के नाम प्राप्त किए और जिसमें भाई सुरेंद्र शेखावत का बहुत बड़ा योगदान था नाम देने में। नीमच जैसा कि सब जानते हैं एक उर्वरा भूमि है, यहाँ हर क्षेत्र में लोग अग्रणी हैं तो साहित्य में कैसे पीछे रहे। लगभग 30 साहित्यकारों के नाम मुझे प्राप्त हुए केवल नीमच के, आसपास के क्षेत्रों के तो लिए भी नहीं हमने क्योंकि छात्राओं का वहाँ जाना संभव नहीं था। उन 30 साहित्यकारों के जीवन परिचय से हम रूबरू हुए हैं और इस वर्ष हम चाहेंगे कि वो साहित्यकार अपने साहित्य से हमारी छात्राओं को परिचित करवाएं। तो मैं उनको भेजूंगी और अगर आप में से कोई यहाँ पर हैं जैसे कि गोयल साहब तो हैं, शेखावत जी भी हैं, के जैन साहब भी हैं और भी कोई हो तो मुझे नाम ध्यान नहीं है और अगर है तो आप मुझे अपनी लिस्ट दे सकते हैं ताकि मैं छात्राओं को आपके पास भेज सकूँ। तो ये एक जानकारी थी आपसे सहयोग के लिए और आपसे सहयोग मिलेगा हमारी छात्राओं को, ऐसे मुझे आशा है और विश्वास भी है। अब हम बात करते हैं प्रेमचंद जी की और जैसा कि अभी मंच से बताया ही गया है कि देश के हर कोई, फिर आप लोग तो साहित्यकार हैं तो प्रेमचंद जी के बारे में मोटा मोटा तो सभी जानते हैं और ये बात भी अभी सामने आई कि वे सर्वहारा वर्ग के साहित्यकार थे। बिल्कुल सही है कि प्रेमचंद जी से पहले जो कहानियाँ, जो उपन्यास रचे जा रहे थे वो तिलस्मी, अय्यारी और जासूसी से संबंधित जनता के मात्र मनोरंजन के लिए लिखे जा रहे थे, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हिंदी के एक विधा को, उपन्यास और कहानी को आगे बढ़ाने में। लेकिन फिर भी वो आम जनता तक पहुंच नहीं बनी थी उपन्यास और कहानी की। प्रेमचंद ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि कहानी और उपन्यास को आम जनता तक लेकर के आए। उनका जो सबसे पहले भी नाम भी आया है और सब जानते भी हैं कि उन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना शुरू किया था। मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और सोजे वतन नाम भी आया है। सोजे वतन, सब नमस्कार। सोजे वतन हमारे बीच संस्था के संरक्षक एवं जादव साहब आ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि मंच पर, हम काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और संस्था के उपाध्यक्ष भाई सुरेंद्र शर्मा से निवेदन करूँगा कि जादव साहब का सम्मान करें। और मानव सेवा के क्षेत्र में तत्पर ऐसे साहित्यकार के समक्ष प्रेमचंद साकार हो उठते हैं। बहुत बहुत चरण स्पर्श के साथ सादर नमन आपको। तो बात
पहले छपा था और उर्दू अनुवाद बाद में। सोजे वतन का अर्थ है देश का मातम या देश का दर्द। उस दर्द की अभिव्यक्ति उन्होंने 5 कहानियां लिख करके की थी। सबसे पहली कहानी का नाम था उसमें अनमोल रतन, मेरे देश का अनमोल रतन। वहां की नायिका कहती है नायक से कि मुझे अनमोल रतन चाहिए। तरह तरह की चीजें डाला करके नायक देता है अपनी पत्नी को, जो जिसे वह बहुत प्रेम करता है। उसकी पत्नी खुश नहीं होती है और आखिर में वह देश के लिए, देश के कार्य के लिए अपना रक्त बहाता है। तब वह कहती है देश की माटी के लिए बहाया हुआ रक्त ही अनमोल रतन है। यानी उस समय में यह बात कहना, यह सोच बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। जबकि अंग्रेजों का दमन पुरजोर था, हर जगह पर साहित्य को तो वे पूरी तरह से दबाते चले आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये साहित्यकार साहित्य के बहाने से जनता को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी कोशिश प्रेमचंद ने अपनी कई सारी कहानियों में, कई सारे उपन्यासों में किया। आप सेवा सदन को उनका जो हिंदी का पहला उपन्यास है, हम देखें सामाजिक जो हमारी समस्या है, वेश्यावृत्ति की समस्या, आज बहुत अच्छी बात है कि हम उस समस्या से रूबरू नहीं है। हालांकि दूसरे रूपों में कहीं ना कहीं वो हमें दिखाई देती है, लेकिन सीधे सीधे उस रूप में नहीं जो उस समय में जबरदस्ती धकेली जाती थी लड़कियां, उस रूप में आज हमको देखने को नहीं मिलता। ये शब्द भी हमारे समाज में शायद अब उपयोग में नहीं आता है। क्यों? इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आज कक्षा में कुछ छात्राएं थी, प्रेमचंद पर बात हो रही थी और सेवा सदन पर ही बात निकली, तो मैंने कहा वेश्यावृत्ति शब्द सुना है? नहीं, वेश्या शब्द सुना है? तो उनका बहुत अच्छी बात है अगर हमारा समाज इस शब्द से आज रूबरू नहीं है। खैर, तो प्रेमचंद ने दिखाया कि किस तरह से इस समस्या का निदान हो सकता है और उन्होंने सेवा सदन इसका निदान दिया था। इसके साथ ही हम रंगभूमि, कर्मभूमि, एक बात आई थी सूरदास की बात, जो रंगभूमि का नायक है। इससे पहले परिकल्पना भी नहीं होती थी कि कोई आम सा व्यक्ति किसी उपन्यास का नायक हो सके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में नायक की परिकल्पना धीरोदात्त नायक के रूप में ही हुआ करती थी। यानी जो उत्कृष्ट चरित्र वाला है, जो उच्च कोटि का है, जो बहुत सारे साजो सामान से युक्त है, समाज जिसका बहुत अधिक आदर मान सम्मान करता है, वही नायक होने के लायक है। लेकिन प्रेमचंद जी ने इन सब बंधनों को तोड़ा और उन्होंने सामान्य जन को अपने उपन्यास का, अपनी कहानियों का नायक बनाया। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी कि उन्होंने सर्वहारा वर्ग के लिए लिखा। सर्वहारा वर्ग में मुख्य रूप से 2 वर्ग सम्मिलित हैं। एक तो है दलित वर्ग, जिनका कि खूब अधिक शोषण किया गया। ठाकुर का कुआं जैसी, कमल जैसी बहुत सारी कहानियों में बहुत 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 लिखा उन्होंने। अगर कहें कि जो दलित विमर्श आज के साहित्य में विमर्श बनकर के उभरा है, वह कहीं न कहीं प्रेमचंद की ही देन है। लेकिन कई विद्वान इस तथ्य को नकारते हैं, वो सब अलग बात है। बात है कि प्रेमचंद ने समय की नब्ज को पहचाना, युग की धड़कन को जाना कि क्या जरूरी है समाज के लिए, और बात हो रही थी। और दूसरी बात, एक तो है दलित वर्ग और दूसरा बहुत अधिक जिनका दलन किया गया, जिन्हें दबाया गया, जिन्हें कुचला गया, वो है नारी वर्ग। नारी उस समय में किस स्थिति में थी, इससे आप सब साहित्यकार बिल्कुल वाकिफ हैं, जानते हैं कि क्या स्थिति थी उस मध्यकाल में, मध्यकाल से लेकर के इस आधुनिक काल के हिस्से तक, हमारी स्वतंत्रता के पूर्व तक वैसी ही स्थिति थी जैसा कि मैथिली शरण गुप्त लिखते थे अबला जीवन हाय तुम्हारी एक कहानी। तो वैसी स्थिति को समाज के सम्मुख
रखना और उस स्थिति का, उससे दूर होने का क्या उपाय हो सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सामाजिक सुधार हुए हैं, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन सब के नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की बात कही थी, उस आर्य समाज का, स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव भी मुंशी प्रेमचंद पर बहुत अधिक पड़ा और उन्होंने इस संदर्भ में भी बहुत कुछ लिखा। तो मैं कुछ उदाहरण से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं कि ये जो आज समाज में एक बुराई फैल रही है, जो हर वर्ग को लगभग परेशान कर रही है, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे वह मध्यम वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, हर कोई उस समस्या से रूबरू किसी न किसी क्षण होता है। जीवन के किसी न किसी क्षण में हर किसी को समस्या से पाला पड़ता है। वह समस्या है जो देश को घुन बनकर खा रही है, और वो है भ्रष्टाचार की समस्या। इस भ्रष्टाचार की समस्या का निदान कैसे संभव हो, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रेमचंद जी दंड कहानी में देते हैं। उनकी जो दंड कहानी है, उसमें एक ऐसे ही साहब, आजकल जैसे साहब होते हैं, वो जज है। वो जज रिश्वत लेता है, पर वो क्या कलाकारी करता है, दोनों पक्षों से रिश्वत ले लेता है। अब इसमें जो एक सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति है, उसके पास बहुत कम चीज है देने को, और वो उसकी सारी पूंजी ले लेता है, लेकिन और विश्वास दिला देता है कि हाँ तुम ही जीतोगे। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति है, उसने भी बहुत सारी पूंजी दे दी, स्वाभाविक है, उसका पलड़ा भारी था पूंजी का, तो वह जीत जाता है। यानी कि वो जज उस पूंजीपति के पक्ष में न्याय कर देता है। अब ये क्या करता है, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, जो इसका नायक है, वह सर्वहारा वर्ग का व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा आता है। वह उन जज साहब के उस कार्यालय के सामने ही अनशन शुरू कर देता है। इतने 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पहले तो उन्होंने परवाह नहीं की कि भूख लगेगी, अपने आप तोड़ देगा अनशन, लेकिन वह भी दृढ़ था। प्रेमचंद जी ऐसी ही दृढ़ता आम जनता में चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने उकेरा उसको। क्योंकि आप साहित्यकार हैं, आप जानते हैं कि हम समाज से जैसा चाहते हैं वैसा हमको लिखना होगा, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण भी होता है और साथ में वो समाज को दिशा भी देता है। तो प्रेमचंद जी ने ऐसा ही एक आईना तो दिखाया, लेकिन साथ में दिशा दर्शन का कार्य भी किया कि किस तरह से वो अनशन करता है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, उनकी वो जो साहब थे, जज साहब, उनकी पत्नी घबराने लगी कि कुछ ले दे करके या उसके रुपए वापस करके निपटारा कर लो। वो जाते हैं निपटारा करने के लिए, लेकिन फिर सोचते कि नहीं करना चाहिए। आखिर 6वां दिन आ जाता है, तब बिल्कुल मरणासन्न अवस्था हो जाती है उस व्यक्ति की। तब उनकी पत्नी भेजती है कि अब कुछ भी हो जाए तुम चलो, और वो पत्नी जानती है कि जज साहब कहीं ऐसा नहीं कि रुपए कहीं इधर उधर रख दें और मुझसे बोले हाँ उसको दे दिया, तो वो साथ जाती है। यहाँ भी ये स्थिति बताई है कि किस तरह से ऐसा लोभी व्यक्ति क्या क्या सोच सकता है। फिर आखिरकार वो उसको रुपए दे देता है जज, और बोलता है कि तू ठीक है, कल तेरा अनशन खत्म कर दे, ये लेते तुम्हारे रुपए। लेकिन रुपए लेने के साथ ही उसकी आंखों में चमक तो आती है, लेकिन वह कहता है कि अब तुम्हारी वजीहत होगी, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु पर सारे लोग, समाज के लोग अब जज की छिछालेदारी करते हैं, जज का खूब ज्यादा अपमान, मतलब सीधे सीधे तो नहीं करते, लेकिन सारे समाज के लोग, अपना कोई धोबी उनके यहाँ कपड़े धोने जाता है, अपना कोई काम करने वाला उनके यहाँ काम करता है। अब समाज का कोई भी व्यक्ति उनसे कोई लेन देन नहीं करता है। उनकी बेटी सयानी हो रही थी, तब जज जब अपने रुतबे में था,
तब उन्होंने सोचा था अभी नहीं अगले वर्ष शादी करूंगा। अब उम्र हो गई, उसकी शादी के लिए चिंता होने लगी, तो जहाँ कहीं भी वो रिश्ता भेजते वो सब मना कर देते। जिसके यहाँ पहले इन्होंने रिश्ता ठुकराया था, अब वहाँ नाक रगड़ने गए तब भी उन्होंने भी मना कर दिया। तब ऐसी स्थिति दिखाई है, यानी कि जब तक समाज का दबाव नहीं होगा तब तक ये स्थितियां सुधरेगी नहीं। आज हम देखते हैं व्यक्ति कितना भी बुरा काम कर ले, समाज वापस अगर उसके पास पैसा है तो उसकी जय जयकार करने लग जाता है। इतने वर्षों में भी अगर हमने प्रेमचंद को नहीं गुना, केवल बोल लिया, समझ लिया, गुना नहीं, समझा नहीं, अपने में नहीं उतारा, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम वही जो हमारे साहित्यकार कहते हैं, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। तो कुछ और उदाहरण से, जैसे कि बात आई थी अभी कि प्रेमचंद कालजयी साहित्यकार हैं, उनकी बहुत सारी कहानियां जो भ्रष्टाचार से के ऊपर है और जो अलग अलग प्रकार से उन्होंने, जैसा कि अभी नाम आया था कि उन्होंने यथार्थोन्मुखी तो लिखा लेकिन साथ में आदर्श भी है, लेकिन बाद में अंतिम पड़ाव में उस आदर्श से उनका मोह हट गया था और उन्होंने क्योंकि जो समाज का रूप देखा था, तो अब वे केवल और केवल यथार्थ लिखने लगे, जो कि गोदान में हमको परिलक्षित होता है, जो कि कफन में हमको परिलक्षित होता है। कफन उनकी अंतिम कहानी है और गोदान उनका अंतिम उपन्यास है। तो कुछ ये जो अभी बात आई थी कि कालजयी कथाकार है, तो वे लिखते हैं नारी के लिए कि कैसा मनोविज्ञान है, उस मनोविज्ञान को स्पष्ट करते हुए वो लिखते हैं, नारी जाति यानी जो नारी के लिए उनके हृदय में आदर है वो अपनी कहानी में अभिव्यक्त करते हैं। नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वह उस श्रद्धा से कम नहीं जो मुझे देवताओं पर है। बहुत बड़ी बात है जो हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। तो यही बात उनके चरित्र में है और उनके पात्र अपने चरित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ वो पात्र नहीं, मानो स्वयं प्रेमचंद जी ही हैं। वे कहते हैं कि मेरे पिता कौन थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस देवी की दया वृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ, उसकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति सजीव रखे हुए है। ऐसी भक्ति से भरे हुए प्रेमचंद जी नारी के प्रति अपना हृदय समर्पित करते हैं और हमने देखा कि वे केवल समाज उद्धार की बात ही नहीं करते, वे स्वयं उसको जीते हैं। और सभी को पता ही होगा कि जब वे बात करते हैं कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए, क्योंकि उस समय में हमारे यहाँ बाल विधवाओं की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। बचपन में ही सब जानते हैं, बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। अचानक किसी कारण से बीमारियां भी बहुत होती थी उस समय, उसके पति की मृत्यु हो जाती तो बेचारी ने कभी ससुराल देखा भी नहीं और विधवा करार दी जाती थी। और फिर मोटा खाना, मोटा पहनना, उसके लिए अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग, किसी मंगल कार्यक्रम को देखने तक की उसको मनाही थी, जाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी छाया भी नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति को जिया है हमारी नारियों ने। उन स्थिति से नारी को निकालने का कार्य जो हमारे समाज सुधारकों ने किया, उसमें प्रेमचंद का नाम भी अग्र पंक्ति में हम ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था। ये उस समय की बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी, क्रांतिकारी कदम था। इसी के साथ ही जो हम लोग लिखते हैं, हम आज के समय में भी देखते हैं कि किस तरह से लड़कियां घर परिवार को बहुत ज़्यादा आजकल जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती है और वह घर परिवार को तवज्जो नहीं देती। तो ये आज की बात नहीं है, उस समय में प्रेमचंद जी ने 100 साल से भी पहले, 120 साल पहले लिखा है। वे क्या कहते हैं, क्योंकि पालन पोषण किस तरह से हुआ है, संस्कार कैसे मिले हैं, इस पर पूरा जीवन निर्भर करता है। तो एक लड़की है, युवा है, उसका
गया है। देखिए प्रेमचंद की शैली, मेरा पालन पोषण जिस ढंग से हुआ उसका यह परिणाम होना स्वाभाविक सा मालूम होता है। मेरी उच्च शिक्षा ने गृहिणी जीवन से मेरे मन में घृणा पैदा कर दी। मुझे किसी पुरुष के अधीन रहने का विचार अस्वाभाविक जान पड़ता था। मैं गृहिणी की जिम्मेदारियों और चिंताओं को अपनी मानसिक स्वाधीनता के लिए विषतुल्य समझती थी। मैं तर्क बुद्धि से अपने स्त्रीत्व को मिटा देना चाहती थी। मैं पुरुषों की भांति स्वतंत्र रहना चाहती थी। क्यों किसी की पाबंद होकर रहूं? क्यों अपनी इच्छाओं को किसी व्यक्ति के सांचे में ढालूं? क्यों किसी को यह कहने का अधिकार दूं कि तुमने यह क्यों किया? दाम्पत्य मेरी निगाह में तुच्छ वस्तु थी। आज से कितने वर्ष पहले की नारी यह बात बोल रही है प्रेमचंद की एक पात्र। और वही नारी, प्रेमचंद ने कहा कि अगर इस तरह का कोई है तो सबसे पहले उसमें विश्वास किया जाए। उनकी कहानी का नाम है विश्वास। सबसे पहले उसमें विश्वास किया जाए और उसे बताया जाए कि तुम आदर के योग्य हो। जो बात में पहले बोल रहे हैं कि मेरे लिए हर नारी आदर के योग्य है। और उनका वह पात्र जो एक आदर्श है, जो देशभक्त है, जो ललकारता है पूंजीपतियों को, अंग्रेजों को, वह पात्र इस स्त्री में विश्वास प्रकट करता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, तुम कैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम देवी के समान पूजनीय हो। तो इतने निष्पाप हृदय से जब कोई किसी को वंदन करता है, किसी के आत्मसम्मान का सम्मान करता है, तो फिर वह कैसा भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति हो, वह अवश्य ही सुधार के रास्ते पर जाएगा। और यहाँ पर यही नायिका जो कि अंग्रेजों के कृत दासी की तरह बनी हुई थी, वह उस देशभक्त का साथ लेती है और उस पूरी दौलत को ठोकर मार देती है। तो इस तरह के पात्र गढ़ करके प्रेमचंद जी यह बताना चाहते हैं कि अगर हम चाहें तो देशभक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं और नारी भी देशभक्ति को आगे रख करके कदम से कदम मिला करके देश के लिए कार्य कर सकती है। इसी तरह से वे आज की पीढ़ी जो विवाह नहीं करना चाहती है, तो उस समय भी एक उनका पात्र है। वो कहता है कि कुछ समय पहले मुझे भी यही सनक सवार हो जाती कि निर्द्वंद्व रहने में भी जीवन का सुख और शांति है। कितनी मुसीबतें हैं, वह सब विवाह में ही है। मैं भी कॉलेज में था तब सोचा करता था कि अकेला रहूंगा और मजे से सैर सपाटा करूंगा। आज की कई पीढ़ी में हम ये बात देखते हैं। तो वो स्त्री कहती है कि हाँ, विवाह ही तो सारी मुसीबतों की जड़ है। तुमने विवाह न किया होता तो क्यों ये चिंताएं होती? मैं भी कुंवारी रहती तो चैन करती। तो इस प्रकार से स्त्रियों के प्रति ममता, विवाह के प्रति वितृष्णा दिखाई है। लेकिन आगे इसी कहानी में वो स्त्रियों के प्रति अपनी ममता को अभिव्यक्त करते हैं कि किस तरह से वो पर दुख कातर है। वे क्या कहते हैं? एक स्त्री का विवाह एक वृद्ध से हो जाता है तो क्या यह विवाह है? कदापि नहीं। यह तो लड़की को कुएं में डालना है, पहाड़ में झोंकना है, कुंद छुरे से रेतना है। कोई यातना इतनी दुस्सह, इतनी हृदय विदारक नहीं हो सकती जितना वैधव्य। वह लड़की जो विधवा हो जाती है उसका यह दुख प्रेमचंद जी अभिव्यक्त कर रहे हैं। और वो माता पिता के लिए कहती है कि वो लड़की के शत्रु हैं, कसाई हैं, बधिक हैं, हत्यारे हैं। क्या इनके लिए कोई दंड नहीं? जो जानबूझकर अपने प्रिय संतान के खून से अपने हाथ रखते हैं, उनके लिए कोई दंड नहीं? समाज भी उन्हें कोई दंड नहीं देता, कोई कुछ नहीं कहता। हाय! और इस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रेमचंद के हृदय से निकलती है, जो कि स्त्रियों के प्रति उनकी उस नरम दिली का सबूत है।
इसी तरह से वो ये कहते हैं कि ये जो स्थितियां हैं ये केवल और केवल नारी की शिक्षा से ही बदल सकेगी। दलित चेतना में भी वो यही बात कहते हैं कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक उद्धार नहीं होगा। इसी तरह से नारी के लिए भी यही बात कहते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है परीक्षा। इस कहानी के अंतर्गत ये बताया गया है कि किस तरह से एक नादिर शाह नाम का राजा रहता है। वह महल पर कब्जा कर लेता है और महल की सारी बेगमों को हुक्म देता है, दासियों से कह जाता है कि जाओ सारी बेगमों से कह दो कि अच्छी तरह से अलंकृत होकर आए और नृत्य करें मेरे सामने। अब सारी बेगमें आंसू बहाती हुई तैयार होती है साज सज्जा करके और 1 घंटे में वो उसके दरबार में उपस्थित हो जाती है। वो लेटा हुआ है, सारी बेगमें खड़ी हुई है। वो कहता है नाचो। अब कभी नाचा नहीं बेगमों ने, लेकिन जैसे जैसे आंसू बहाती हुई नाचती है। यह दर्द है प्रेमचंद जी का। वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए एक साहित्यकार को? वे कहते हैं नादिर शाह सहसा कठोर शब्दों में बोला, एक खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर सच निकला। फिर अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। और देखना चाहता था कि तुम लोगों में कुछ गैरत है या नहीं। और मुझे यूँ देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत बाकी न रहा, क्योंकि वो चाहता था। पर अफसोस कि आज तैमूरी खानदान की एक भी बेटी यहाँ ऐसी न निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। यानी वो नारी जाति को संदेश देना चाहते हैं कि यदि कोई तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहे तो तुम्हें हाथ उठाना है, तुम्हें बदला लेना है, रोते नहीं रहना है, आंसू नहीं बहाना है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है। आज भी हम अपने बच्चों को इसीलिए जूडो और कराटे सिखा रहे हैं कि वो इस बात को समझे, किसी तरह से वो अपने आप को कमजोर नहीं समझे। क्योंकि प्रेमचंद निराला भी कहते हैं ना कि भेड़ वो क्या है ना, जागो फिर एक बार में, शेरों की मांद में घुसा है एक सियार, जागो फिर एक बार। नहीं, वो जो पंक्तियां हैं क्या शेरनी मतलब उसको हिंदी में अगर हम गद्य में बोले तो इस तरह से होगा कि अगर शेरनी के बच्चे को कोई गोदी में लेना चाहे या कोई हाथ भी लगाना चाहे और शेरनी वहां पर बैठी हुई है तो क्या वो ऐसा करने देगी? बिल्कुल नहीं। वो गुर्राएगी, वो झपट्टा भी मारेगी जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन भेड़नी क्या करती है? भेड़ माँ केवल चुपचाप निरीह आंखों से अपने बच्चे को लूटता हुआ देखती रहती है। तो निराला भी यही बात कहते हैं कि उठो और शेरनी की तरह दहाड़ना सीखो। और ठीक यही बात प्रेमचंद जी भी यहाँ पर हमको इस संदेश के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से कहते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस तरह से प्रेमचंद जी की सार्थकता वो कालजयी है ही इसलिए कि आज के युग में भी उनके संदेश हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और बहुत जरूरी है कि हमको अगर वास्तव में सिर उठाकर रखना है, अपने देश को गौरवान्वित करना है तो हमें सिर उठाकर चलना होगा, आत्मसम्मान के साथ रहना होगा। और ऐसा भी स्वाभिमान, आत्मसम्मान, वो जो ठाकुर का कुआं वाली कहानी है उसकी वो जो स्त्री है जो धीरे से जाती है ठाकुर के कुएं से पानी भरने, हालांकि वो सफल नहीं हो पाती, लेकिन वो एक चेतना जागृत करने का कार्य प्रेमचंद जी ने किया है कि तुम उठो, करने का प्रयास तो करो।
और वह चेतना आज हम नारियों को यहाँ तक ले आई है। तो बहुत बहुत साधुवाद प्रेमचंद जी की लेखनी का कि आज की नारी सब पर भारी तो नहीं है, कहते हैं लोग आज की नारी सब पर भारी, लेकिन आज भी वह अपेक्षा करती है। बहुत बार मैं कहती हूँ कि आज नारी जो कहते हैं सब पर भारी, तो ये भारीपना हुआ क्यों? ये आप साहित्यकार लोग हैं, चिंतन करना है। प्रेमचंद जी ऐसा ही चिंतन करने के लिए देते हैं कि वो जो अबला जीवन था उसको उठाने के लिए हमें क्या प्रयास करना है, और जो आज विसंगतियां हो गई है कि कुछ बालाएं जो अपने आप को बहुत महान समझने लगी है, और जैसा कि एक समय में पुरुषों ने स्त्री को पैर की जूती समझा था, आज वो पुरुष को पैर की जूती भी समझने में संकोच नहीं कर रहे। तो समय बदलता है, समय बदला है, हो सकता है कि वो बदला ले रही है, समय बदला ले रहा है, लेकिन ऐसा कोई बदला हम किसी को नहीं लेना है। कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए, एक भी पहिया अगर कमजोर रहा तो गाड़ी नहीं चलेगी, तो बिल्कुल 2 पहियों की तरह दोनों सशक्त रहें, तभी हमारे समाज का, हमारे देश का विकास हो सकता है। और यही प्रेमचंद जी की और सारे साहित्यकारों की सीख है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, मौका दिया।